हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल सिस्टम का थर्ड पार्ट, दैट इज डेरिवेटिव मार्केट। इनिशियली हम लोगों ने समझा था पहले फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फिर हमने सेकंड वीडियो में समझा था मनी मार्केट क्या होता है, और आज हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इस वीडियो में देखेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं और उनकी अकाउंटिंग क्या होती है, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव? डेरिवेटिव मीन्स टू पार्ट्स, डेरी और वेटिव। डेरी मतलब डिराइव, वेटिव मतलब वैल्यू। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज whose value is defined based on some underlying asset। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उस कॉन्ट्रैक्ट की उसकी जो वैल्यू है वो डिफाइन होती है किसी अंडरलाइंग एसेट के परफॉर्मेंस पे। ये अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, या तो वो स्टॉक हो सकता है, या तो वो इंडेक्स हो सकता है, या तो वो इंटरेस्ट रेट हो सकता है, या तो वो एफएक्स हो सकता है, कुछ भी, या तो कमोडिटी हो सकता है। सिंपल भाषा में बोले डेरिवेटिव मतलब नथिंग बट अ बेटिंग। बैटिंग से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सपोज हम दो फ्रेंड्स हैं, एक ने बोला कि किसी कंपनी का शेयर एक हफ्ते बाद बढ़ने वाला है, दूसरे ने बोला कि नहीं, उसके एग्जिस्टिंग प्राइस से घटने वाला है। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे और एक ऐसी शर्त लगाएंगे, अगर वो भाव बढ़ गया किसी पर्टिकुलर अंडरलाइन पे, सपोज रिलायंस के शेयर्स पे उन्होंने लगाया, और अगर वो एक हफ्ते के बाद बढ़ गया तो जो फ्रेंड ने बोला था कि उसका प्राइस बढ़ने वाला है उसको बेनिफिट है, तो जो लॉस होगा दूसरे फ्रेंड को उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या हुआ? रिलायंस का शेयर, दैट इज स्टॉक। तो इस तरीके से यही होता है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव है तो दो जो पार्टीज है, दो या दो से चार, जो एग्जीक्यूट करती है ट्रेड, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में जाती हैं, उनके जो व्यूज है वो अपोजिट होने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो पाता है। अब डेरिवेटिव के नेचर को समझना है तो जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है। दैट इज फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, स्वैप्स क्या होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन पार्टी एग्रीज टू बाय फ्रॉम और सेल टू द अदर पार्टी एन एसेट एट अ फ्यूचर टाइम फॉर एन एग्रीड प्राइस। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं और एग्रीमेंट होता है कि मैं एसेट आपसे खरीदूंगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खरीदूंगा या बेचूंगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और वो जो प्राइस रहेगा वो आज डिसाइड होगा। अब ये जो पार्टीज रहती है वो कुछ भी रह सकता है, कॉर्पोरेट्स रह सकते हैं, इंडिविजुअल्स रह सकते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रह सकते हैं। अब जब सेटलमेंट होता है, डिलीवरी होती है मैच्योरिटी पे, तो जो जो एग्रीमेंट जो सेल करता है उसको उस चीज को देना पड़ता है, उस एसेट को देना पड़ता है मैच्योरिटी पे ऑन बिहाफ ऑफ मेकिंग द पेमेंट बाय बायर। सिंपल फॉर एग्जांपल, ए और बी दो पार्टीज है जो इस कॉन्ट्रैक्ट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किए हैं। ए वांट्स टू बाय सिल्वर आफ्टर 3 months एट द रेट ऑफ 7,800 रुपीज पर केजी फॉर एग्जांपल। तो जो एग्रीमेंट जो ए है जिसने बाय का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लगाया आज 3 महीने के बाद, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, इसलिए वो आज कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है और सस्ते भाव में एग्जीक्यूट कर ले रहा है। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 7,800 से ज्यादा हो जाएगा भाव, और जो बी है वो सोच रहा है कि 7,800 से कम रहने वाला है भाव, इसलिए वो बेच दे रहा है। अब 3 महीने के बाद जब मैच्योरिटी आएगी जिस दिन पे, उस दिन अगर उसका भाव ज्यादा हो गया तो ए को बेनिफिट होगा, तो बी को ए को पेमेंट करना पड़ेगा। या तो वो डिलीवरी दे मतलब मार्केट से खरीद के उसको दे दे और पेमेंट कर दे 7,800 के हिसाब से ए, या तो फिर जो डिफरेंशियल रहेगा 7,900 हो गया तो 100 रुपए उसको ए को पे कर देगा और वो पैसा ए को मिल जाएगा। तो ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फ्यूचर्स की बात करूं, फ्यूचर्स भी फॉरवर्ड जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट है, बट डिफरेंस क्या है? फॉरवर्ड्स ओवर द काउंटर रहते हैं, फ्यूचर्स एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। फॉरवर्ड्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि पार्टी डिफॉल्ट होने का चांसेस है, क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं है जो उसको चेक कर सकती है, काउंटर पार्टी नहीं है बीच में। फ्यूचर्स में क्या है, ये ओवर द काउंटर एक्सचेंज होते ट्रेड होते हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज काउंटर पार्टी बनती है बोथ बायर और सेलर की, तो डिफॉल्ट होने के चांसेस कम रहते हैं, जिसमें हमको मार्जिन देने पड़ते हैं और सब चीजें रहती हैं। बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेयर बायर गेट द राइट टू बाय और सेल एट एन एग्रीड प्राइस एंड अंडरलाइन एसेट ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे बायर के पास राइट रहता है कोई भी अंडरलाइन को खरीदने या बेचने का एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट के पहले या उस दिन तक। अब क्या होता है कि जिसके पास ये राइट रहता है उसको बोलते हैं ऑप्शन बायर, जो कि बायर रहता है, और जो इसको ऑब्लिगेशन लेता है उसको बोलते हैं ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर। अब राइट टू बाय है और राइट टू सेल है, तो उसमें दो कैटेगरीज होती हैं। राइट टू बाय मतलब कॉल ऑप्शन, राइट टू सेल मतलब पुट ऑप्शंस। अब क्या होता है, जो एक्सपायरी है कि ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट, मतलब जो पीरियड रहेगा जिस पीरियड पे वो एक्सरसाइज कर सकता है ऑप्शन, अगर वो एक्सपायरी के पहले तक भी कभी भी कर सकता है तो उसको बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शंस, और या तो फिर अगर वो ऑप्शन अपना एक्सपायर करता है या एग्जीक्यूट करता है एक्सपायरी डेट पे तो उसको बोलते हैं यूरोपियन ऑप्शंस। अब क्या होता है कि जो बायर है जिसके पास राइट है वो ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने का, तो उसको कुछ पेमेंट देना पड़ता है
किसको, सेलर को, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन ले रहा है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। ऐसे बहुत से टर्मिनोलॉजी, जैसे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम वो अपने ऑप्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब मैं अकाउंटिंग चालू करूंगा तब आपको मैं टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा तो आपको चीज और अच्छे से समझ में आएगी। ये हुआ ऑप्शन। अब स्वैप, स्वैप इज ऑल्सो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच टू पार्टीज एक्सचेंज देयर कैश फ्लोज और लाइबिलिटीज थ्रू डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब क्या कि दो इंडिविजुअल्स एक ऐसे एग्रीमेंट में आते हैं और जो उनके फाइनेंशियल कैश फ्लो है या कोई लाइबिलिटीज है उसको एक्सचेंज करते हैं, अगर थ्रू डिफरेंट मूड्स, मतलब अगर एक लेग किसी के पास फिक्स है और किसी के पास फ्लोटिंग है तो वो स्वैप कर लेते हैं और रिवर्सली दोनों पार्टीज इंटरचेंज करके फिक्स वाला फ्लोटिंग देता है और फ्लोटिंग वाला फिक्स पे करता है। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आपको चीज अच्छे से समझ में आएगी। सपोज मिस्टर ए है, उसने एक लोन लिया हुआ है बैंक से, उसको, और उसने जो लोन लिया उस पर वो फिक्स इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, और बी ने भी लोन लिया हुआ है। अब ए और बी ने लोन लिया है लेकिन बी जो लिया है वो फ्लोटिंग रेट पे लिया है, तो उन्होंने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया। ए को लग रहा है कि उसका जो फिक्स रेट है वो बढ़ने वाला है, तो वो बोला कि अपन एग्रीमेंट करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं और तू मेरे को मेरा फिक्स रेट दे, मैं जो भी फ्लोटिंग रहेगा वो तेरे को फ्लोटिंग दूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब बी को लगेगा कि जो उसका फ्लोटिंग रेट है वो बढ़ने वाला है, तभी वो फिक्स पे करेगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा उस पर जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा उसको बोलेंगे स्वैप। यहाँ पे जो बी रहेगा वो फिक्स पे करता रहेगा ए का, और ए फ्लोटिंग पे करता रहेगा। क्यों? क्योंकि ए एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्लोटिंग रेट फ्यूचर में कम रहने वाला है एज कंपेयर टू फिक्स। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग चालू करने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं, जिससे हमको अकाउंटिंग और अच्छे से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज डेट से। वो डेट जिस दिन ऑप्शन बायर और होल्डर अपना राइट ऑप्शन के एक्सरसाइज करता है, आइदर खरीदता है या बेचता है उस ऑप्शन को, उस डेट को बोलते हैं एक्सरसाइज डेट। एक्सपायरी डेट, वो लास्ट डेट जिस दिन तक कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकता है। फाइनल सेटलमेंट प्राइस, जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का, आज मैंने सौदा किया उसका लास्ट ट्रेडिंग डे एक महीने बाद का, तो उस दिन का जो लास्ट ट्रेडिंग डे का जो भी लास्ट प्राइस रहेगा, क्लोजिंग प्राइस, उस प्राइस को बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट प्राइस। लॉन्ग पोजीशंस की बात करूं तो जो भी मेरे परचेज ऑब्लिगेशंस हैं किसी भी पर्टिकुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, आइदर वो मैंने इक्विटी स्टॉक फ्यूचर में लिया हो या फिर इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर में लिया हो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी मेरे परचेज ऑब्लिगेशंस हैं वो कहलाते हैं लॉन्ग पोजीशंस। सिमिलरली शॉर्ट पोजीशंस मतलब मेरे सेल ऑब्लिगेशंस को बोलते हैं शॉर्ट पोजीशंस। जब ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करता हूँ तो ओपन इंटरेस्ट मतलब नेट में मेरे पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो ऑफसेट नहीं हुए, मतलब अभी मेरे पास कितनी पोजीशंस पड़ी हुई हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। नेट लॉन्ग शॉर्ट सब मिला के जो भी मेरे ऑफसेट नहीं हुए कॉन्ट्रैक्ट्स वो कहलाते हैं ओपन इंटरेस्ट। सेटलमेंट डेट की बात करूँ तो जिस दिन जो भी मेरे ऑब्लिगेशंस हैं वो सेटल होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, उस दिन को बोलते हैं, उस डेट को बोलते हैं सेटलमेंट डेट। तो सेबी ने मेंशन करे हुए हैं कि इक्विटी स्टॉक्स सेटल होते हैं T+2 पे, ऑप्शन सेटल होता है T+1 पे, तो जो भी लॉज हैं डेरिवेटिव एक्सचेंज के उस हिसाब से जो डेट रहती है वो सेटलमेंट डेट कहलाती है। नेक्स्ट है स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। जब भी हम कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हम अंडरलाइन खरीदते या बेचते हैं, जिस प्राइस पे खरीदते हैं उस प्राइस को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस। ट्रेडिंग मेंबर्स कुछ भी नहीं, डेरिवेटिव एक्सचेंज और डेरिवेटिव सेगमेंट के लोग जो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन या क्लियरिंग हाउस मतलब ये वो बॉडी जिसको सेबी ने अप्रूवल दिया हुआ है कि तुम क्लियरिंग और सेटलमेंट ट्रेड के करोगे, जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा डेरिवेटिव मार्केट में, डेरिवेटिव एक्सचेंज में। क्लियरिंग मेंबर्स, उसी क्लियरिंग हाउस के अंदर काम करने वाले जो लोग रहते हैं, जो ये काम करते हैं, उसको बोलते हैं क्लियरिंग मेंबर्स। क्लाइंट मतलब कोई भी नहीं, एक इंडिविजुअल जिसके इंस्ट्रक्शन में ट्रेडिंग मेंबर्स ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, सेल परचेज करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते हैं, सेल करते हैं। डेली सेटलमेंट प्राइस, हर दिन का जो भी क्लोजिंग प्राइस रहता है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का, उस प्राइस को बोलते हैं डेली सेटलमेंट प्राइस। जैसे हमने देखा था फॉरवर्ड्स ओवर द काउंटर ट्रेड्स होते हैं और उसमें रिस्क रहता है पार्टी डिफ़ॉल्ट का, क्योंकि कोई बॉडी उसको देखती नहीं है, सुपरवाइज नहीं करती। उसके वाइस वर्सा जो फ्यूचर्स हैं और जो ऑप्शंस हैं जो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, उसमें सेबी ने बोला हुआ है कि रिस्क को कम करने के लिए अगर कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है तो उससे बचने के लिए मार्जिन देना पड़ेगा। जब भी कोई भी क्लाइंट ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट टाइम तो उसको स्टॉक एक्सचेंज मेंबर के साथ या फिर क्लियरिंग मेंबर के साथ
कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। जब भी कोई एंटर करोगे कॉन्ट्रैक्ट तो आपको इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा। वो आप कैश के फॉर्म में भी कर सकते हो या फिर आप कोलेट्रल कुछ सिक्योरिटीज़ भी रख सकते हो। एक सॉफ्टवेयर है जिसको स्पैन बोलते हैं, स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये रिस्क कैलकुलेट करता है और उस रिस्क कैलकुलेशन के हिसाब से मार्जिन डिफाइन करता है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करोगे उस पर। दूसरा आता है मार्क टू मार्केट मार्जिन। अब मैंने ट्रेड तो एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर हो गया, मैंने इनिशियल मार्जिन दे दी। अब डेली बेसिस पे जो मेरी पोर्टफोलियो चेंज हो रही है मार्केट के हिसाब से, उसमें जो रिस्क के हिसाब से जो मेरा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से जो एडिशनल मार्जिन मेरे को देनी पड़ रही है MTM, जैसे मार्क टू मार्केट, मार्केट के हिसाब से अगर मेरी मार्जिन ज़्यादा लगने वाली है, पोर्टफोलियो के हिसाब से रिस्क बढ़ गया, तो वो एडिशनल जो मार्जिन रहती है उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन। और ये सिर्फ कैश में पे होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स है, मिस्टर एक्स, उसने कुछ यूनिट्स, 1 यूनिट इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर के बाय किए 1 मंथ मेच्योरिटी के हिसाब से, ठीक है। मार्च में उसने उसको खरीदा था 1420 रुपये के हिसाब से। उस दिन उसका भाव जब क्लोज हुआ मार्केट तो हुआ 1400 रुपये का, तो उसको कितने रुपये देने पड़ेंगे? 20 रुपये क्लियरिंग मेंबर को देने पड़ेंगे। तो जो 20 रुपये हुए ये मार्क टू मार्केट मार्जिन है। मतलब मैंने आज खरीद तो लिया, उस दिन का क्लोजिंग के साथ जो मेरा पोर्टफोलियो चेंज हुआ मार्केट के हिसाब से, उस पर जो रिस्क बढ़ा वो अमाउंट को बोलते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन। नीचे देखो 30th में क्या रेट हुई, सेटलमेंट डेट 1435, तो कितना मिलेगा? 35 कैसे आया? 29 की क्लोजिंग प्राइस कितनी थी? 1400, 35 बढ़ गई तो मेरे को मिलेगा क्योंकि मैंने परचेज किया हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट। 31 में कैसा है? 1430 पे करना पड़ेगा 5 रुपीज़। कैसे? पिछली जो डेली की सेटलमेंट प्राइस थी वो थी 35, 1435, और अभी क्या है? 1430, तो 5 रुपये मेरे को पे करना पड़ेगा। अब बारी आती है अकाउंटिंग की, कि क्लाइंट्स के बुक में अकाउंटिंग किस तरीके से होती है जब वो इनिशियल मार्जिन पे करता है, मार्क टू मार्केट पे करता है, और जब वो स्क्वायर ऑफ करता है पोजीशंस की। तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल मार्जिन की। इनिशियल मार्जिन की जो अकाउंटिंग है वो हर डेरिवेटिव प्रोडक्ट के लिए सेम है। आइदर जब वो फ्यूचर एग्जीक्यूट करेगा तब इनिशियल मार्जिन जो पे करेगा उसकी अकाउंटिंग, और अगर वो ऑप्शन ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसमें जो मार्जिन देता है वो। तो एक अकाउंटिंग समझ लिया कि इनिशियल मार्जिन की, तो वो सेम रहने वाली है। जब भी इनिशियल मार्जिन पे करते हैं, इनिशियल मार्जिन जब भी हम पे करते हैं फर्स्ट टाइम, तो जो अमाउंट रहेगा, मेरे अकाउंट से पैसा गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सिंपल, और डेबिट क्या होगा? इनिशियल मार्जिन इक्विटी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट अकाउंट। ये जो नेचर है इनिशियल मार्जिन इक्विटी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट अकाउंट का, ये नेचर है करंट एसेट्स का, क्योंकि मैंने पे किया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, मैंने मार्जिन पे करके रखी हुई टू द पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बैलेंस शीट डेट रहेगी तो वो जो अमाउंट रहेगा इनिशियल मार्जिन का वो कहाँ दिखेगा? मेरे करंट एसेट्स के हेड में दिखेगा। क्या होता है, बहुत से लोग जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तब सिर्फ नहीं, वो क्या करते हैं, लमसम अमाउंट पे कर देते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का, नहीं एक साथ अमाउंट पे कर देते हैं एक्सचेंज को कि ये अमाउंट है। तो उस अमाउंट को अलग अकाउंट क्रिएट करके रखते हैं जिसको बोलते हैं डिपॉजिट फॉर मार्जिन मनी अकाउंट। मतलब मार्जिन एक्स्ट्रा दे देते हैं कि हाँ डिपॉजिट रखे रहने दो। फिर जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो उससे वो ख़त्म अलग करते जाते हैं, निकालते जाते हैं। तो सपोज़ मैंने डिपॉजिट दे दिया, क्लाइंट ने डिपॉजिट जमा कर दिया और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया, उसमें उसको इनिशियल मार्जिन देना है, तो इनिशियल मार्जिन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और वो डिपॉजिट अकाउंट जो डेबिट ऑलरेडी था वो क्रेडिट हो जाएगा उतने अमाउंट से। तो डिपॉजिट इतना कम हो जाएगा और इनिशियल मार्जिन उतना डेबिट हो जाएगा। तो वो उस तरीके से वर्क करेगा। और जब ईयर एंड होगा, जब बैलेंस देखा जाएगा, तो जो डिपॉजिट मनी रहेगा, डिपॉजिट अकाउंट रहेगा, वो भी करंट एसेट्स में दिखेगा, और जो इनिशियल मार्जिन है वो भी करंट एसेट्स में दिखेगा, बट अमाउंट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा डिपॉजिट से, इनिशियल मनी में इनिशियल मार्जिन में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें तो एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया 28 मार्च को, और स्पेन के हिसाब से 30,000 रुपये उसकी इनिशियल मार्जिन आई, और फिर सब्सिक्वेंट डे में 29, 30, 31 में स्पेन के हिसाब से मार्जिन चेंज होती गई इनिशियल मार्जिन की। तो जो 28 तारीख को जब वो ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा तो एंट्री होगी इनिशियल मार्जिन टू बैंक 30,000 रुपये से। 29 तारीख को जब स्पेन के हिसाब से इनिशियल मार्जिन चेंज हो गई तो 35,000 हो गई, तो 5,000 रुपये उसको और पे करना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो इनिशियल मार्जिन टू बैंक। 30th में क्या हुआ, 25,000 हो गई, 35,000 से सीधे 25,000, रिस्क कम हो गया, इनिशियल मार्जिन चेंज हो गई स्पेन के साथ, 10,000 रुपये उसको एक्सचेंज से वापस रिफंड मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनिशियल मार्जिन। 31 के दिन 25 से 27,000 हो गई, तो 2,000 रुपये उसको और देने पड़ेंगे एक्सचेंज को, तो इनिशियल मार्जिन टू बैंक। ये एंट्रीज पोस्ट होंगी,
और जो भी बैलेंस जैसे हमने देखा था, जो भी इनिशियल मार्जिन का बैलेंस रहेगा वो करंट एसेट्स में दिखेगा, कितना दिखेगा 27,000। क्यों? क्योंकि 31st को कितना बैलेंस था 27,000 रुपीज़। अब नोट्स में भी हम बता देंगे कि हमने इनिशियल मार्जिन पे किया हुआ है। इनिशियल मार्जिन के बाद बात करते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन की अकाउंटिंग के बारे में, बोथ फॉर इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स और इक्विटी स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। जब क्लाइंट पे करता है मार्क टू मार्केट मार्जिन तो सिंपल मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब सेटलमेंट प्राइस चेंज होती है, फ्लक्चुएट होता है और पैसा मिलता भी है तो पेमेंट जब रिसीव होती है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्केट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रूडेंस के हिसाब से जब हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं तो हमको प्रोविजन भी क्रिएट करना पड़ता है, वो एंटिसिपेटेड लॉस का। कौन से लॉस का? जो भी हमारे पास ओपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पर हमको कितना लॉस हो सकता है, उस लॉस अमाउंट का प्रोविजन क्रिएट करके रखना पड़ता है कि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। उस लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको इंडेक्स वाइज और स्क्रिप्ट वाइज रखना पड़ता है और अकाउंट करना पड़ता है जिससे प्रॉब्लम ना जाए। तो सपोज अगर इंडेक्स वाइज जो हमने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स अलग करके रखे हैं और उसका डेबिट बैलेंस आया है तो प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे। डेबिट बैलेंस मतलब मार्क टू मार्केट मार्जिन हमको देने का है, और क्रेडिट बैलेंस आया है तो प्रूडेंस के हिसाब से प्रोविजन इग्नोर कर देंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्टार्ट करते हैं फॉर इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। एग्जांपल है कि मिस्टर ए ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज किए, इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स परचेज किए अलग अलग डेट पे 28, 29 पे। अब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग सीरीज़ के हैं, EF1, EF2, जिनकी एक्सपायरी भी है मई और जून की एक्सपायरी, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ और कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल्स दिए हुए हैं। और डिटेल दी हुई है कि जिस दिन उन्होंने परचेज किया उस दिन से लेके 31 मार्च तक के सेटलमेंट, डेली सेटलमेंट प्राइस दिए हुए हैं उस पर्टिकुलर सीरीज़ के फ्यूचर्स की। अब जैसे हमने देखा था कि डेली सेटलमेंट प्राइस हो कि उस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस प्राइस को बोलते हैं डेली सेटलमेंट प्राइस। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको कितना पे करना है और कितना मिलने वाला है इंडिविजुअल सीरीज़ के फ्यूचर्स पे, आइदर मई सीरीज़ हो या जून सीरीज़ हो। जून का एक ही है जो EF2 है और मई के 2 हैं EF1। तो देख रहे होंगे कि जो मैंने टेबल बनाई है EF1 की पहले बात करते हैं। 28 तारीख को 2,000 रुपये पे करने हैं। अब ये 2,000 रुपये आए कहाँ से? सिंपल, उसने परचेज़ किया था 1420 में, कॉन्ट्रैक्ट का सौदा हुआ था, और उसी दिन जो सेटलमेंट प्राइस थी वो कितनी थी 1410। डिफरेंस कितना हुआ 10 रुपीज़ का डिफरेंस हुआ, मल्टीप्लायर कितना है 200 यूनिट्स। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हुआ 2,000 रुपीज़ मेरे को पे करने हैं क्योंकि सेटलमेंट प्राइस कम हो गई है। तो ये पे हो गया 28 तारीख को। और 28 तारीख को जो जून सीरीज़ उसमें कुछ रिसीव पे आएगा नहीं क्योंकि वो 29 तारीख को परचेज़ किया था, तो नेट अमाउंट हो गया 2,000 रुपीज़। अब चलते हैं 29 को। 29 को रिसीव 6,000 रुपीज़ कैसे आया? अब जो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था पहले वाला EF1 का, उसकी प्राइस क्या हो गई थी 1410 लास्ट सेटलमेंट प्राइस, और 29 को क्या हुई 1428। डिफरेंस कितना हुआ 18 रुपीज़ का। 18 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हुआ 3600। ये हुआ EF1 का, ठीक है 3600। अब उसी दिन मैंने 29 को EF1 का एक और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया जो 1416 की प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, 200 लॉट। अब उसकी जो सेटलमेंट प्राइस हो गई थी 1428, तो डिफरेंस कितना हुआ 12 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हुआ 2400। ये 2400 29th वाला, और 28th का जो था उसका 3600 प्लस 2400 मिला के होता है 6,000 रुपीज़। ये मेरे को मिलेगा क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस सेटलमेंट प्राइस थी वो प्राइस कम थी और अभी भी सेटलमेंट प्राइस ज़्यादा है, तो एक्सचेंज रिफंड करेगा उतना बैलेंस। 16 विद रिस्पेक्ट टू 1428 और 1410 विद रिस्पेक्ट टू 1428 दोनों में। तो ये हो गया रिसीव EF1 का। अब सिमिलरली EF2 भी एक नया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ 29 तारीख को ही नया। उसकी क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 4280, कितना मल्टीप्लायर 50 का। सेटलमेंट प्राइस क्या है EF2 की 29 को 4300 माइनस 4280 कितना हुआ 20 मल्टीप्लाई बाय 50,000 रुपीज़। ये 1,000 रुपीज़ भी रिसीव हुआ। क्यों? क्योंकि प्राइस जो थी सेटलमेंट प्राइस की वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो नेट पे कितना हो गया रिसीव 7,000, 6,000 प्लस 1,000 7,000। सिमिलरली हम 30th का भी वैसे ही करेंगे और 31st का भी वैसे ही करेंगे, मार्क टू मार्केट निकालेंगे क्योंकि दोनों पोजीशंस पड़ी हुई हैं। तो अपने पास EF1 के एक 28 वाला है और एक 29 वाला है और एक EF2 का एक कॉन्ट्रैक्ट। तो उस हिसाब से 30th को 2800 रिसीव होगा और EF2 का 1500 पे होगा। सिमिलरली 31st का भी रिस्पेक्टिव होगा। अब अकाउंटिंग जो होगी
सिंपल हमने देखा था, जब हम पे करते हैं तो मार्क टू मार्केट डेबिट होता है, टू बैंक क्रेडिट होता है, तो उस तरीके से ही एंट्री पास होती जाएंगी। 28 क्या एंट्री पास होगी, मार्क टू मार्केट डेबिट टू बैंक 2000, कैसे 2000, नेट बैलेंस जो मैंने पे किया, नेट अमाउंट वाला कॉलम देखना है और उस हिसाब से एंट्री करनी है। फिर दूसरी एंट्री में हमको 7,000 मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्क टू मार्केट। थर्ड एंट्री 1300 मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्क टू मार्केट। फोर्थ एंट्री जो है वो क्या है, 10,200 मैंने पे किया है, तो पे किया तो बैंक क्रेडिट होगा, मार्क टू मार्केट डेबिट। स्क्रीन पे जो आपको टेबल दिख रही है ये नेट जस्ट है कि मार्क टू मार्केट डे वाइज कितना डेबिट क्रेडिट हुआ उस पर्टिकुलर अकाउंट में, EIF दैट इज इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर पे, जो हमने पिछले टेबल से निकाला था। तो नेट पे इस अकाउंट पे कितना बैलेंस है, 3900 डेबिट बैलेंस है 31 मार्च को। अब चलते हैं स्टेप 2 में, ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। ओपन इंटरेस्ट जैसे हमने बताया था कि जो भी पोजीशन आज खड़ी हुई है आपके पास, जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है, वो बैलेंस शीट पे कैसे रिपोर्ट होती है। अगर डेबिट बैलेंस है तो करंट एसेट्स, क्रेडिट बैलेंस है तो करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे हमारे केस में डेबिट बैलेंस है उस मार्क टू मार्केट मार्जिन, कितना अमाउंट है 3900। अब उसी एग्जाम्पल को कंसिडर करें जो हमने पिछले इसके पहले देखा था, तो जो हमारा अमाउंट हमने पे किया था इंडेक्स वाइज वो कितना पे किया था 4,400 रुपीज़, और रिसीव कितना हुआ था EF2 पे 500 रुपीज़। आपको एक क्वेश्चन आएगा ये 4,400 आया कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप ये जो टेबल देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें सिर्फ EF1 का कॉलम पे ध्यान दीजिए, और इस पर जो रिसीव अमाउंट है वो कितना है 8,800 रुपीज़, और पे अमाउंट कितना है 13,200 रुपीज़। सो 13,200 माइनस 8,800 कितना हुआ 4,400 रुपीज़, ये मेरे को पे करना है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में EF1 में। और रिसीव जो EF2 का जो जून का जो रिसीव 500 आया वो कैसे आया, जो रिसीव कॉलम है 1,000 प्लस 1,000 2,000 माइनस 1,500 कितना हुआ 500, तो 4,400 पे करना है EF1 पे, और EF2 पे 500 रुपीज़ मिलेगा। इंडेक्स वेट बाइफरकेट कर दिया। अब जैसे मैंने बताया था प्रूडेंस के हिसाब से हमको प्रोविजन करना पड़ता है, अगर डेबिट बैलेंस है तो उतना प्रोविजन करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लॉस, कितना अमाउंट 4,400, कौन सा EF1 का। अब बैलेंस शीट पे आते हैं कि जो भी अमाउंट था वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बैलेंस शीट पे। करंट एसेट्स पे मार्क टू मार्केट 3900 जो अपना अमाउंट था नेट, और प्रोविजन कितना माइनस करेंगे 4,400 का जो प्रोविजन क्रिएट किए प्रूडेंस के हिसाब से, और जो एक्सेस प्रोविजन था वो यहाँ पे 500 रुपीज़ जो है वो हमको मिलेगा, एक्सेस प्रोविजन फॉर लॉस EIF का, करेक्ट। अब नोट्स में डिस्पोजल भी देंगे हम कि वहाँ पर कितने पोजीशंस पड़े हुए हैं। तो EF1 के 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, कैसे, एक 200 का एक और एक दूसरा 200 का, कितने लॉन्ग हैं उस पर हम 400, और EF2 का एक ही कॉन्ट्रैक्ट जो हमने 29 मार्च को एग्जीक्यूट किया था उस पर हम लॉन्ग थे 50। अब चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 मतलब जब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करेंगे फाइनल सेटलमेंट में तो क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी। तो ये जो एग्जांपल 3 है इसमें मैंने एग्जांपल 1 की डिटेल ली हुई है और कुछ भी डिटेल्स इसमें ऐड हुई हैं कि जो ये 2 सीरीज़ के जो फ्यूचर्स थे, एक EF2 था और एक EF1 था, वो किस किस दिन स्क्वायर ऑफ ईयर सेटल हुए। EF2 जो जून है, जून सीरीज़ का, वो सेटल हुआ 1 अप्रैल को, और जो EF1 था 400 यूनिट्स वो अलग अलग डेट पे 200 यूनिट्स के सेटल हुए हैं। तो 200 यूनिट सेटल हुआ 2 अप्रैल को, और बाकी जो 200 यूनिट्स हैं वो 3 अप्रैल को सेटल हुए हैं। अब पुरानी टेबल से हमको 2 या 3 चीज़ें लगने वाली हैं। पहली लगने वाली है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी दोनों सीरीज़ के फ्यूचर्स की, जो वहाँ से हम ले लेंगे, और एक लगेगा हमको सेटलमेंट प्राइस जो 31 मार्च को क्या था, तो वो आपने देखा यहाँ पे। और जो नीचे ये टेबल दी हुई है, इस टेबल में लिखा हुआ है कि 1, 2 और 3 अप्रैल को क्या सेटलमेंट प्राइस थी। ये टेबल हमको काम आएगी मार्क टू मार्केट कैलकुलेट करने के लिए उस दिन की। तो देखते हैं आंसर किस तरीके से इसका है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेबल से कि मार्क टू मार्केट मार्जिन कितना होगा हर एक सीरीज़ का। तो मे सीरीज़ की पहले बात करें EF1 की, 1 अप्रैल को 3,200 रुपीज़ रिसीव होगा। क्यों रिसीव, कैसे आया ये अमाउंट, अपने पास 400 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, 400 लॉट्स थे, और प्राइस जो थी सेटलमेंट की वो 1407 थी 31 मार्च की, और अभी कितनी हुई है 1415। कितना डिफरेंस हुआ 5 माइनस 1415 माइनस 1407, 8 रुपीज़ का, 8 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 400 लॉट, कितना हुआ 3,200 रुपीज़ मेरे को मिलेगा। अब ये मे सीरीज़ का हुआ रिसीव, और जून का जून सीरीज़ जो थी वो 1 अप्रैल को ही स्क्वायर ऑफ हो रही है, तो मार्जिन कितना देना पड़ेगा या मिलेगा, वो होगा 4250 1 तारीख की प्राइस, और 31 मार्च की कितनी थी 4290, 40 रुपीज़ का डिफरेंस, और लॉट कितना था 50, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो गया
2000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। नेट में कितना हुआ 3200 माइनस 2000 रुपीज़, नेट रिसीव होगा 1200। अब 2 अप्रैल की बात करूं तो EF2 जून सीरीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई थी, तो उसमें कोई मार्जिन देना नहीं पड़ेगा। EF1 जो था उसमें 6000 रुपीज़ कैसे आया, 400 लॉट्स थे और 1430 जो 2 अप्रैल की सेटलमेंट प्राइस थी माइनस 1415, 15 रुपीज़ का डिफरेंस, 15 मल्टीप्लाई बाय 400 कितना हुआ 6000, तो ये 6000 2 अप्रैल को आ गया। अब जब 3 अप्रैल की बात आएगी तो यहाँ पे मेरे को मार्जिन पूरे 400 यूनिट्स पे नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 200 यूनिट्स थे वो 2 अप्रैल को ही स्क्वायर ऑफ हो गए थे, तो यहाँ पे सिर्फ 200 यूनिट का स्क्वायर 200 यूनिट्स का ही मार्क टू मार्केट लगेगा। तो कैसे आएगा 1442 जो 3 तारीख की सेटलमेंट प्राइस थी माइनस 1430 दैट इज 12 रुपीज़ का डिफरेंस, 12 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इज 2400 रुपीज़, ये आ गया मेरे को रिसीव हो गया। समझा सिर्फ 2400 कैसे आया, सिर्फ 200 यूनिट्स, क्योंकि 200 यूनिट ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ 2 अप्रैल को हो चुके हैं, तो ये मैंने मार्क टू मार्केट निकाल के रख लिया। अब देखते हैं मेरे को लॉस कितना हुआ जब मैं स्क्वायर ऑफ करता, लॉस या प्रॉफिट। तो EF2 देखें जो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ होता 1 अप्रैल को, उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी 4280 जो हमने एग्जाम्पल 1 से ली हुई थी। सेटलमेंट प्राइस कितनी है 4250 जो हमने पिछले टेबल में देखी। प्रॉफिट कितना हुआ पर यूनिट 30 रुपीज़ का लॉस हुआ ना, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ। कितने यूनिट्स थे 50 यूनिट्स, तो कितना लॉस हो गया 1500 यूनिट्स का 1500 रुपीज़ का लॉस हो गया EF2 फ्यूचर जो स्क्वायर ऑफ हुआ। अब जब EF1 की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो हमको वेटेड निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने अलग अलग डेट पे अलग अलग प्राइस पे उसको खरीदा था। तो यहाँ पे 1418 जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ली है वो कैसे आई, मैंने नीचे आप देखोगे स्टार, तो 1420 जो लिया था पहले 200 यूनिट वो लिया था 1420 के हिसाब से और दूसरे 200 लिया था 1416 के हिसाब से। तो मैंने वेटेड एवरेज निकाल के 1418 इसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकाली और सेटलमेंट प्राइस तो दी हुई थी इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली जो प्रॉफिट आया 12 रुपये और 24 रुपये आया और नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से उसका नेट प्रॉफिट जो आ गया 2400 4080। तो इसमें हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया और मार्क टू मार्केट भी ऊपर कैलकुलेट कर लिया। अब एंट्री की बात करें कि 1 अप्रैल को क्या एंट्री होगी, 2 को क्या होगी और 3 को क्या होगी। 1 अप्रैल की बात करूं तो जो मेरे को बैंक से पैसा, जो मेरे को मार्क टू मार्केट पैसा मिला था नेट वाला कॉलम जो हमने मार्क टू मार्केट कैलकुलेट किया था 1200 उसकी एंट्री आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्क टू मार्केट 1200 और मेरे को जो लॉस हुआ था किस पे, जो मैंने EF2 जून सीरीज़ का स्क्वायर ऑफ किया था 1500 रुपये का, वो PNL अकाउंट डेबिट टू मार्क टू मार्केट, ये एक एंट्री 1 अप्रैल को आ जाएगी। 2 अप्रैल को क्या होगा, जो मेरे को रिसीव हुआ था पैसा 6000 रुपीज़ उसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्क टू मार्केट, ये आया था EF1 का। और उसी पे जो मेरे को प्रॉफिट हुआ था जब मैं स्क्वायर ऑफ किया था 2 अप्रैल को 200 यूनिट 2400 रुपीज़ का, उसकी एंट्री आएगी मार्क टू मार्केट मार्जिन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। और जब 3 अप्रैल था उसमें ही मेरे को प्रॉफिट हुआ था कितना 4800 रुपीज़, उसकी एंट्री आएगी मार्क टू मार्केट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और मेरे को पैसे भी मिले थे मार्जिन के, रिफंड आया था एक्सचेंज से, बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्क टू मार्केट जो था 2400। अब ये जो टेबल है इसमें नेट मार्क टू मार्केट मार्जिन का जो अकाउंट बैलेंस है वो लिखा हुआ है कितना डे के हिसाब से नेट कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पे मार्क टू मार्केट का क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है 4800 रुपीज़ जो इंडिविजुअल डेट वाइज मैंने लिखा हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा स्टेप वाइज कि स्टेप 1 में जब हम मार्क टू मार्केट देते हैं तो एंट्री क्या होती है, उसको बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद फिर हमने देखा कि स्टेप 2 जब ओपन इंटरेस्ट होता है तो उसकी एंट्री बैलेंस शीट में कैसे आती है, प्रूडेंस के हिसाब से प्रोविजन कितना करना पड़ता है, बैलेंस शीट फिगर कैसे आते हैं, डिस्क्लोजर्स क्या रहते हैं, और स्टेप 3 में जब स्क्वायर ऑफ हुआ तो जो लॉस रहता है वो कैसे बुक होता है और मार्जिन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विटी स्टॉक फ्यूचर्स की अकाउंटिंग। लास्ट एग्जाम्पल तक हम लोगों ने समझा था कि इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। अंडरलाइन क्या था वहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे क्या है स्टॉक। यहाँ पे अंडरलाइन जो है स्टॉक है, तो यहाँ पे 2 तरीके से सेटलमेंट हो सकता है, आइदर थ्रू सेटलमेंट ऑफ कैश और आइदर थ्रू डिलीवरी। इंडेक्स में डिलीवरी की कोई बात नहीं होती क्योंकि अंडरलाइन इंडेक्स है, तो वहाँ पे सिर्फ कैश सेटलमेंट होता है। स्टॉक में जहाँ पे जिस फ्यूचर डेरिवेटिव में अंडरलाइंग स्टॉक रहती है तो वहाँ पे एंट्री 2 तरीके से हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो सेटल किस तरीके से हो रहा है। अगर कैश में सेटल हो रहे हैं तो उसकी एंट्री सेम रहने वाली है, जस्ट हमने जो डिस्कस किया इंडेक्स की अकाउंटिंग में। अब अगर डिलीवरी में हो रहा है कि जब सेटलमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो हम शेयर्स खरीद रहे हैं उस पर्टिकुलर अंडरलाइन के,
तो उसके स्टेप्स मैंने दिए हुए हैं। स्टेप 1 में क्या है कि जब हम पेमेंट करेंगे मार्क टू मार्केट और ओपन इंटरेस्ट का, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री सेम रहेगी जो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस की हुई है। अब जब फाइनल सेटलमेंट होगा, जो स्टेप 3 रहेगा, उसमें क्या रहेगा, एक ये टेबल है जिसमें मैंने डिटेल दी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी मार्च की 28-29 मार्च की, डिपेंड ऑन डिफरेंट कंपनी XYZ और PQR की, कि अलग अलग डेट पे वो कब कब एक्सपायर हो रहे हैं और कितने यूनिट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें मार्क टू मार्केट मार्जिन लिखा हुआ है, XYZ जो मे सीरीज़ की थी उसमें 4000 रुपीज़ रिसीव हुआ है और PQR में 3500 रुपीज़ पे किया है मार्क टू मार्केट नेट, जिस दिन सेटलमेंट होने वाला था उस दिन तक का। तो जो मे सीरीज़ की जो एक्सपायरी है फ्यूचर्स की, उसमें क्या होगा, जब सेटलमेंट होगा तो मैं शेयर्स खरीदूंगा तो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, तो टू कैश आएगा, और शेयर्स मैं बाय करूंगा तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो वो डेबिट होगा। अब वो जो अमाउंट आया है 567,200 रुपीज़, वो कैसे आया मैं बताता हूँ। आपने जो शेयर्स खरीदे थे वो कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 1420 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 1416 मल्टीप्लाई बाय 200, ये मिला के आता है आपका 567,200 रुपीज़, जो कि आपके शेयर्स की वैल्यू हो गई। और मार्क टू मार्केट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि जब हमको रिसीव हुआ था नेट मार्क टू मार्केट अकाउंट, तो रिसीव हुआ तो क्या एंट्री आई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्क टू मार्केट, तो उसको भी स्क्वायर ऑफ करेंगे इसके साथ, जो नेट कैश रहेगा वो हम पे करेंगे, क्योंकि जब रिसीव हुआ तो हमको 4000 रुपये मिला होगा उसमें सीरीज़ के एक्सपायरी में, तो यहाँ पर उतना डेबिट कर देंगे मार्क टू मार्केट को और कैश को कर देंगे क्रेडिट 571,200। सिमिलरली जून सीरीज़ में जो शेयर्स मेरे को मिले हैं 21400 के, वो कैसे आए, 4280 मल्टीप्लाई बाय 50, जो 4280 मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई मेरा 50, ये होके 21400 हो गया। टू कैश 21050, टू मार्क टू मार्केट 3500 क्यों, क्योंकि ये मैंने को मार्क टू मार्केट का पे करना था, तो मैंने बाइफरकेट किया, क्यों, क्योंकि उस समय मैंने पे किया होगा तो एंट्री क्या रही होगी, मार्क टू मार्केट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑलरेडी मैंने कैश पे किया होगा, तो इतना एडजस्ट करूंगा मार्क टू मार्केट अकाउंट से, इसलिए इतना कैश 21050 यहाँ पे एडजस्ट हुआ और बैलेंस 3500, जिससे मार्क टू मार्केट स्क्वायर ऑफ हो गया। सो फ्यूचर्स की अकाउंटिंग हमने पूरी देख ली। अब हम लोग देखेंगे दूसरा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑप्शंस। सो ऑप्शंस में इनिशियल मार्जिन की अकाउंटिंग सेम रहने वाली है। वहाँ पे फ्यूचर्स में जैसे मार्क टू मार्केट मार्जिन होता है, इसमें हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, तो प्रीमियम पे जब करते हैं तब उसकी एंट्री होगी, तो वो हम देखते हैं। बुक्स ऑफ बायर और बुक्स ऑफ सेलर में अलग अलग एंट्रीज। बायर जब इन दी बुक्स ऑफ बायर में क्या होगी, जब वो प्रीमियम पे करेगा, जब उस पर राइट रहेगा, जब वो ऑप्शन बाय करेगा तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी उस राइट के लिए, तो उसकी सिंपल एंट्री इक्विटी ऑप्शन प्रीमियम डेबिट टू बैंक, और सेलर के अकाउंट में अपोजिट उसको प्रीमियम मिलेगा क्योंकि वो ऑब्लिगेशन ले रहा है, तो उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ऑप्शन प्रीमियम। एग्जांपल के साथ समझते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि जब प्रीमियम पे करेगा तो क्या एंट्री होगी, फाइनल सेटलमेंट होगा तो फिर ओपन इंटरेस्ट क्या क्या होगा, जैसे हमने फ्यूचर्स में समझा था। तो स्टेप 1 है कि अकाउंटिंग फॉर पेमेंट रिसीट ऑफ प्रीमियम एंड फॉर फाइनल सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम बात कर रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन की, मतलब यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, इंडेक्स। तो जो ए है उसने ऑप्शंस खरीदे हैं और बी ने बेचे, तो ए के पास राइट है ऑप्शन एक्सरसाइज करने का, तो उसके लिए उसने प्रीमियम पे किया हुआ है। परचेज डेट दी हुई है 28 तारीख की डेट है, और उसने अलग अलग इंडेक्स पे कॉल ऑप्शन लिया हुआ, पुट ऑप्शन लिया हुआ है। प्रीमियम पे किया हुआ 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, और उसके मल्टीप्लायर स्ट्राइक प्राइस है। तो जब अकाउंटिंग देखेंगे ए की, तो जब वो एग्जीक्यूट किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तो ए की बुक में उसने जो प्रीमियम पे होगा उसकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बैंक में जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, देखिए पहला जो उसने कॉल ऑप्शन लिया होगा राइट, उसमें 15 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये हुआ 3000 रुपीज़, प्लस उसने जो पुट का राइट लिया है उसमें 20 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इज़ 4000 रुपीज़। सो 4000 रुपीज़ पुट ऑप्शन का और 3000 रुपीज़ कॉल ऑप्शन का, 4000 प्लस 3000 7000 रुपीज़ उसने पे किए होंगे। तो पहली एंट्री इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन प्रीमियम डेबिट टू बैंक 7000 रुपीज़ बीइंग प्रीमियम पेड ऑन इक्विटी ऑप्शन। अब जब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, एक्सपायरी पे जो उसकी प्राइस थी वो थी 890 रुपीज़, कॉल ऑप्शन था 880 की स्ट्राइक थी और 890 की एक्सपायरी थी, तो एक्सरसाइज हो गया। तो जो ए रहेगा वो उसको एक्सरसाइज करेगा और 10 रुपीज़ के हिसाब से पर लॉट, मतलब 200 2000 रुपीज़ उसको प्रॉफिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये उसका प्रॉफिट हो गया। अब जब एक्सपायर हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी उसने प्रीमियम पे किया था उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे, उसको वो P&L पे बुक कर लेगा, तो वो लॉस था। क्यों? क्योंकि उसके पास राइट था
तभी वो एग्जीक्यूट कर पाया और एक्सरसाइज कर पाया अपने ऑप्शन को। तो उस राइट का जो उसने प्रीमियम पे किया था वो हम पीएनएल पे ले लेंगे। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन 3000 रुपीज़। क्यों 3000 रुपीज़ एंड नॉट 7000 रुपीज़? बिकॉज 7000 इंक्लूड्स बोथ फॉर कॉल एंड पुट ऑप्शन। हियर वी आर एक्सपायरिंग ओनली ऑन दी कॉल साइड। सो कॉल का जो एक्सपायरी था वो 3000, 15 मल्टीप्लाई बाय 200 रुपीज़। तो 3000 रुपीज़ हमने पीएनएल पे बुक कर लिया। अब एक्सपायरी पे ही पुट की जो प्राइस आई वो कितनी आई? 875 आई। और हमने जब खरीदा उसकी स्ट्राइक क्या थी? 885 तो और 875 तो एक्सरसाइज हो गया, जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ 2000 रुपीज़ का। 10 मल्टीप्लाई बाय 200 तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें भी सेम हम एक्सपायर हो रहा है पुट ऑप्शन, तो इसमें भी हम बुक कर लेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन 4000 रुपीज़। यहाँ 4000 ऊपर 3000, स्टार्टिंग में जो 7000 था वो उसका बाइफर्केशन हो गया। ये हुई एक की बुक में एंट्री, क्योंकि वो बायर था तो उसने पेमेंट की थी प्रीमियम की। इस एंट्रीज का ही अपोजिट पूरा बी के बुक में होगा, क्योंकि उसको जो भी ए प्रीमियम पे कर रहा होगा वो बी के लिए इनकम रहने वाली है। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने वहाँ पे टू बैंक किया था ए के बुक में, बी में आएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन 7000 रुपीज़। जब एक्सरसाइज होगा तो उसको पे करना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा पीएनएल पे। फिर सिमिलरली एक्सरसाइज होगा तो उसको पीएनएल पे प्रीमियम का जो इनकम आया था 3000 रुपीज़ वो बुक करना पड़ेगा। सेम केस जब पुट एक्सरसाइज होगा तो उसका भी वो पीएनएल पे प्रीमियम बुक करेगा, और लॉस जो रहेगा ऑप्शन पेड का जो भी एक्सरसाइज किया था जब उस समय, तो वो भी बुक करना पड़ेगा सिमिलरली। बट बी को यहाँ पे गेन होगा जो भी प्रीमियम उसको ए से मिला हुआ है, और लॉस जब होगा जब एक्सरसाइज हो गया उस डिफरेंस का उसको लॉस होगा। स्टेप 2 में ओपन पोजीशंस की अकाउंटिंग क्या होगी कि ओपन पोजीशंस हैं, अगर 31 मार्च को ही पोजीशंस मेरे पास खड़ी हुई हैं, मेरे पास बैलेंस है, तो उस पर जो प्रोविज़न बनने वाला वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा ए और बी के बुक में, वो देखेंगे और कैलकुलेट कैसे होगा। तो जो एग्जांपल 1 था उसी को लेता हूँ मैं, और बस इसमें एग्जांपल 2 में कुछ चीज़ें इनको छोड़ के देखना है कि 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है, और 31 मार्च को क्लोजिंग रेट जो है कॉल ऑप्शन का वो 6 रुपये है और पुट ऑप्शन का 28 रुपये है। अब 6 रुपये जो है मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हुआ? 1200 रुपये प्रीमियम होना चाहिए ऑन द बैलेंस शीट डेट, लेकिन हमने पे कितना किया है प्रीमियम? 3000 रुपीज़, जो हमने देखा था 200 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 3000 हमने पे किया है, लेकिन बैलेंस शीट के हिसाब से 1200 होना चाहिए। डेबिट बैलेंस है तो हमने प्रोविजन कितना हमको रिक्वायर्ड है? 1800 का हमको प्रोविजन करना पड़ेगा। सिमिलरली पुट का अगर देखें तो हमने 4000 पे किया था, और प्रीमियम कितना होना चाहिए? 28 पर यूनिट के हिसाब से होना चाहिए, 28 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 5600। तो प्रोविजन कितना रिक्वायर्ड है? -1600। तो नेट में जो प्रोविजन ए की बुक्स में होना चाहिए था वो 200 रुपीज़, तो 200 का हम प्रोविजन कर देंगे। वो हो गया एंट्री सिंपल। अगर आप देखेंगे तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लॉस ऑन इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन 200 रुपये का प्रोविजन 31 मार्च को हम कर देंगे, जो भी ओपन पोजीशंस पड़ी हुई है इन दी बुक्स ऑफ ए। बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट जो रहेगा वो करंट एसेट्स के अंदर जो भी हमने प्रीमियम पे किया था वो खड़ा रहेगा, क्योंकि हमारा एसेट है, क्योंकि ऑप्शन एक्सपायर नहीं हुआ है 31 मार्च को, और जो हमने प्रोविजन किया है वो लेस हो जाएगा इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन का 200 रुपीज़, तो 6800 रुपीज़ हमारा एक्सट्रैक्ट जो रहेगा बैलेंस शीट का वो व्यू दिखेगा करंट एसेट्स के अंदर। सिमिलरली बी की बुक्स की बात करें, जो सेलर था उस ऑप्शन का, उसको प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा। तो कॉल ऑप्शन में बात करें तो प्रीमियम बैलेंस शीट डेट पे कितना हुआ था? 1200 रुपये, और प्रीमियम उसने कितना रिसीव किया था? 3000 रुपीज़। सो प्रोविजन कितना रिक्वायर्ड है? कोई भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव में प्रोविजन आ रहा है 1800 का। पुट ऑप्शन की बात करें तो प्रीमियम कितना था बैलेंस शीट डेट पे? 5600, और उसने कितना प्रीमियम रिसीव किया था? 4000। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए 1600 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, लेकिन नेट में जो प्रोविजन बुक में बनेगा वो कितना बनेगा? 0। क्यों? क्योंकि -1800 प्लस 1600 होता है -200, तो प्रोविजन रिक्वायर्ड ही नहीं था। बैलेंस शीट में क्या होगा? करंट लायबिलिटी पे वो इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट पे 7000 रुपीज़ शो करेगा अपनी बुक में बी, और सिमिलरली नोट्स में उसको दिखाना पड़ेगा 7000 रुपीज़ कि वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है उस प्रोविजन को जो उसने प्रीमियम पे लिया हुआ है। लास्ट हम देखेंगे इक्विटी स्टॉक ऑप्शन की अकाउंटिंग। इसके पहले हमने देखा था इंडेक्स ऑप्शन की अकाउंटिंग। यहाँ पे स्टॉक अंडरलाइंग है, तो यहाँ पे 2 तरीके से सेटलमेंट हो सकते हैं, तो कैश में या तो डिलीवरी में। अगर कैश में है तो सेम अकाउंटिंग एंट्री होगी जैसे हमने इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन में देखी,
और अगर सेटलमेंट डिलीवरी के थ्रू है तो जो स्टेप 1 और 2 है, मतलब प्रीमियम के समय जो एंट्री होती है और ओपन इंटरेस्ट के समय जो एंट्री होती है वो सेम रहने वाली इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन के जैसी ही। जो स्टेप 3 रहेगा, जब हम सेटलमेंट करेंगे या स्क्वायर ऑफ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, तो अकाउंटिंग एंट्रीज चेंज होंगी, बोथ ए की बुक में और बी की बुक में। तो एग्जाम्पल है, यहाँ पे ए बायर है और बी सेलर है। परचेज डेट दी हुई है जून 27 और 30, ऑप्शन एक कॉल और एक पुट ऑप्शन लिया हुआ है, एक्सपायरी 28 अगस्त से, प्रीमियम मल्टीप्लायर स्ट्राइक प्राइस दी हुई है। ए की बुक में चलते हैं, तो जब वो कॉल ऑप्शन सेटल होगा तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा और शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तो इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। 23,000 कैसे आया, जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी डेट इज 230 मल्टीप्लाई कितना 100, तो 23,000 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे और उसको शेयर्स मिल जाएंगे। और जो उसने प्रीमियम पे किया था, जब उसने ऑप्शन एंटर किया था कॉल का, तो उसने प्रीमियम पे किया था 1515 मल्टीप्लाई बाय 100, 1500 रुपीज़, वो उसको पीएनएल पे वो बुक कर लेगा ऐसा लॉस। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट टू इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। ये हुई कॉल ऑप्शन की। सिमिलरली पुट ऑप्शन की, जब पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो वो शेयर्स को बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा, तो 55,000 रुपीज़ आएंगे। कैसे आएंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस 275 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 55,000 रुपीज़ उसको मिले टू इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड क्रेडिट। और सेम उसने उस समय जब पुट में एक्सरसाइज किया था तो प्रीमियम पे किया था, तो उसको पीएनएल पे वो बुक करेगा एज अ लॉस। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम 4,000 रुपीज़। 4,000 कैसे, 20 मल्टीप्लाई बाय 200 रुपीज़। अब इसी का उल्टा बी की बुक में चलें, तो जब शेयर्स कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट में एक्सरसाइज होंगे, सेटल होंगे, तो बी को पैसे मिलेंगे क्योंकि यही शेयर्स बेचेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स 23,000, प्रीमियम सेम रिसीव होगा, वो पीएनएल पे बुक कर लेगा, क्रेडिट गेन दिखा देगा, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। पुट के केस में वो शेयर्स खरीदेगा तो इक्विटी शेयर्स डेबिट टू बैंक 55,000 उसको पे करना पड़ेगा, और सेम प्रीमियम जो रहेगा उस पुट का वो उसको क्रेडिट क्लेम कर लेगा, पीएनएल पे गेन दिखा देगा 4,000 रुपीज़ पुट का। सो गाइस, इस वीडियो में हमने समझा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली, उसके इंस्ट्रूमेंट्स के फीचर्स समझे, ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप्स क्या होते हैं, और अकाउंटिंग का एक ओवरव्यू लिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ये चीज़ें लोगों को पता चले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।